लाइबिलिटी, इस पर बात होनी है कि दायित्व तो आखिर क्या चीज है। हम लोगों ने जो पढ़ा अधिकार क्या है, हमने पढ़ा कर्तव्य क्या है। अधिकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि लाभ का दावा है जो मनुष्य समाज के प्रति रखता है, और समाज इसे मान्यता देता है। मान्यता क्यों देता है? क्योंकि इस लाभ के दावे में स्वयं मनुष्य का हित है और स्वयं समाज का भी हित है। इसलिए इस लाभ के दावे को अधिकार नाम देकर समाज स्वीकार करता है। जूरिस्प्रूडेंस की विशेषता यही है। वो ये बताएगा, जैसे आपका चाहे अपराध हो चाहे कृत्य हो, वो ये कहेगा अपराध और अकृत्य दोनों कार्य इससे होंगे। अब कार्य क्या है? कृत्य, स्वयं कृत्य क्या है? तो कृत्य की परिभाषा अगर विज्ञान में आप देखेंगे तो कार्य की परिभाषा विज्ञान में देते हुए कहेंगे कि एक दिशा में बल लगाना यह कार्य है। तो जूरिस्प्रूडेंस यहां भी उसी ढंग से कार्य को परिभाषित करता है। जूरिस्प्रूडेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो कार्य अपराध के रूप में डेजिग्नेट है या डेजिग्नेट नहीं है। वो सिर्फ इतना बताएगा कि स्वयं काम क्या है, और जो विषय ये बताए कि स्वयं काम क्या है वो विषय महत्वहीन नहीं हो सकता। वहां से आपको तर्क मिलते हैं बात करने के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कि जो योगी है, जिसे कृष्ण योगी कह रहे हैं, वो देखने में तो तुम जैसा ही है, उसमें और तुम में प्रारूपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई असमानता नहीं है। दो आंखें उसके भी हैं, वो तुम्हारे भी हैं। जितनी शारीरिक विशेषताएं तुम्हारी हैं उतनी ही उसमें है। जिन मानवीय कमजोरियों के अधीन आप हैं, उन्हीं मानवीय कमजोरियों के अधीन वो भी है, लेकिन उसके सोचने का तरीका आपसे डिफरेंट है। आप सोचते हैं, ठीक है, अपनी भूख के बारे में, और वो सोचता है भूख की समस्या के बारे में। यह फर्क है। आपकी समस्या यह है कि मेरी भूख कैसे शांत हो, और उसकी समस्या यह है कि भूख कैसे शांत हो, यानी प्राणी मात्र की भूख कैसे शांत हो। यह आप में उसमें फर्क है। यही जूरिस्प्रूडेंस और अन्य विषयों का फर्क है। अन्य विषय कहते हैं कि कार्य यह अपराध या अकृत्य को जन्म देगा, और अपराध या अकृत्य यह दायित्व को जन्म देगा। जूरिस्प्रूडेंस यह बताएगा काम क्या होता है, कार्य क्या है। जैसे हॉलैंड डिफाइन करेगा काम को, वो कहेगा कि काम मानवीय इच्छा का अवधारण है जो इस सेंसिबल वर्ल्ड में, यानी इस संबोध के जगत में एक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह है काम। यह मानवीय इच्छा का उदाहरण है। आप अपने मन में तय करते हैं हम ये करेंगे, यह मानवीय इच्छा का अवधारण है जो सेंसिबल वर्ल्ड में, इस संबोध के जगत में क्या करता है, एक प्रभाव यह उत्पन्न कर देता है। यह है काम। ऑस्टिन काम को डिफाइन करेगा। वो ये कहेगा ये मानवीय इच्छा का ऐसा संकल्प है, ठीक है, ये मानवीय इच्छा का ऐसा संकल्प है जो एक व्यक्ति में शारीरिक संचलन इसे पैदा करता है। मानवीय इच्छा का संकल्प, आपने एक इच्छा की, और ये इच्छा कैसी है, स्वतः स्फूर्त। ये इच्छा, देखिए, इच्छाएं भी दो तरह की हो सकती है। एक इच्छा वो है जो आप इच्छा पूर्वक काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें फेल कर देंगे। जो काम आप कर रहे हैं वो अनिच्छा से नहीं, इच्छा से ही कर रहे हैं।
ठीक है, अनैच्छिक कृत्य नहीं है, वो ऐच्छिक कृत्य है। अनैच्छिक कृत्य ये देखना, ये है अनैच्छिक। आप चाहो ना चाहो, आंख खोलिए तो वो देखेगी, आपका कोई बच नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि आंख खुली रहे और आपको न दिखे। तो दिखना अनैच्छिक कृत्य है, देखना स्वैच्छिक है, इसलिए घूरना देखने का, ठीक है, वो स्वरूप है जो दंडनीय बना दिया। ठीक है, अनैच्छिक जब तक रहेगा देखना कोई दिक्कत नहीं है। जब इच्छापूर्वक देखना शुरू करेंगे तो वो देखना नहीं, घूरना कहलाएगा। ठीक है, तो जो इच्छा है, जब आप दूसरे के दबाव में कुछ कर रहे हैं तब भी इच्छा पूर्वक ही कर रहे हैं, लेकिन वो इच्छा स्वतः स्फूर्त नहीं है, वो इच्छा आपसे पैदा नहीं है। उस इच्छा का जो स्रोत है, उसका जो मूल है, वो कहीं और है। ठीक है, ये ऑस्टिन इस इच्छा की बात नहीं कर रहा जो स्वतः स्फूर्त नहीं है। ऑस्टिन उस इच्छा की बात कर रहा है जो स्वतः स्फूर्त है, जो आप में पैदा हुई है। ऑस्टिन कहता है कि यह इच्छा का ऐसा संकल्प है जो आप में शारीरिक संचलन को पैदा करता है। ठीक है, आप इच्छा करते हैं, वो इच्छा स्वतः स्फूर्त होती है, फिर आप उस जो इच्छा करते हैं उसे संकल्प वैसा करने का लेते हैं, और फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप में शारीरिक संचलन ये पैदा हो जाता है। ये कार्य है। तो कार्य को यहां भी डिफाइन कर रहे हैं। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब ही यही होता है, वो चीजों की, शब्दों की, संकल्पनाओं की परिभाषा प्रस्तुत करता है। वो अधिकार को परिभाषित करता है, वो कर्तव्य को परिभाषित करता है, वो संपत्ति को परिभाषित करता है कि संपत्ति क्या है। वो कहता है व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध, यह है संपत्ति। और यह संबंध, ठीक है, कुछ कारणों से पैदा होता है। वे कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डिफाइन किए हैं। वो कहता है स्वामित्व क्या है, तो वो बताता है कि यह अधिकारों का समुच्चय। वो कहता है कब्जा क्या है, कब्जा क्या है, वो कहता है कि वस्तु पर भौतिक नियंत्रण और नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा। फिर नियंत्रण को तीन तरीके से मानता है, इच्छा को तीन तरीके से मानता है। एनिमस तीन तरीके का बताया था, अपने लिए धारित करने की इच्छा, स्वामी के समान धारित करने की इच्छा, दूसरे सारे संसार को अपवर्जित कर देने की इच्छा। एनिमस तीन तरीके का बताया। धारण करना तीन तरीके का बताया, जैसा प्राकृतिक कब्जे में धारण करते हैं, ठीक है ना, एक जैसा प्राकृतिक कब्जे या निरोध इसकी अवस्था में धारण करते हैं, एक वो धारण करना है, एक स्वामी के समान धारण करना है। ठीक है, और एक जब धारण करने का अधिकार है, यानी कब्जा धारक की भांति धारण करना है। अलग अलग चीजें हैं, जुरिस्प्रूडेंस का काम ही यही है, इसको डिफाइन करना कि चीज क्या है। अब वो दायित्व को परिभाषित करना चाहता है। लायबिलिटी क्या है, तो कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी क्यों है? इसलिए कि वो समाज के नियमों और समाज के, ठीक है, नियमों और कर्तव्यों, ठीक है, समाज के नियमों का पालन करने को तैयार है। वे नियम जो उसमें अधिकार और कर्तव्य ये उत्पन्न कर रहे हैं, वो उन नियमों का पालन करने को तैयार है, इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। और जो नियमों द्वारा उत्पन्न किए गए अधिकार और कर्तव्यों का सम्मान करने को तैयार नहीं है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, वो अनसोशल एलिमेंट है, वो असामाजिक तत्व है, यही कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? इसलिए है कि समाज द्वारा मीनिंग कर भाई, यहां समाज का अर्थ राज्य से है, राज्य की प्रभुता शक्ति, इसके द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जिन्हें विधिक नियम के नाम से आप जानते हैं। यद्यपि ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम विधि के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यूं तो नैतिकता भी है, वो नियमों को उत्पन्न करती है। लेकिन यहां हम कानूनी बात कर रहे हैं, इसलिए राज्य अपनी प्रभुता शक्ति से जिन विधिक नियमों का निर्माण करता है, उन विधिक नियमों के माध्यम से जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न किए जाते हैं, उन अधिकार और कर्तव्यों का सम्मान करने वाला मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। उसके पास अधिकार भी है, उसके पास कर्तव्य भी है।
लेकिन यह मनुष्य पूर्णतः सामाजिक प्राणी कहा ही नहीं जा सकता अगर यह अधिकारों की बात करे किंतु कर्तव्यों की ना करे। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता। आप अधिकारों का एंजॉयमेंट करेंगे तो कर्तव्यों का पालन आपको करना होगा। और जो मनुष्य कर्तव्यों का पालन, जो कि कर्तव्य उसके दूसरों के प्रति है, उनका पालन नहीं करता तो वो क्या करता है? कानून की नजर में दोष करता है, वो रॉन्गफुल एक्ट ये कर रहा है। और इस विधिक दोष के परिणामों को भुगतने के लिए जब उसे विवश किया जाता है, ठीक है, तो जब वो भुगत लेगा तब नहीं, इस भुगतने के लिए विवश करने का नाम ही दायित्व है। ठीक है, यह भुगतान जो उसने किया दोष, कानून व्यवस्था करता है कि अगर आपने विधिक दोष उत्पन्न किया तो इस विधिक दोष के ये परिणाम है और इन परिणामों को आपको भुगतना ही होगा। ये जो बाध्यता है मनुष्य की, जो उसके कृत्यों के परिणामों को भुगतने के संबंध में, इस बाध्यता का नाम ही दायित्व है। इस बाध्यता का नाम ही दायित्व है। और ये बाध्यता क्यों है? ताकि नियम का अनुपालन सुनिश्चित हो। अगर इस बाध्यता को नहीं रखा गया आप पर, नियम बेकार हो जाएगा, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का कोई अर्थ नहीं बचेगा। इसीलिए सामंड कहता है कि दायित्व आवश्यकता का एक ऐसा बंधन है जो अपकारकर्ता और उसके अकृत्य के बीच है। अपकारकर्ता और उसके अकृत्य के बीच है। यह आवश्यकता का ऐसा बंधन है, यह आवश्यकता का बंधन है, अन्यथा विधिक नियम का कोई संबंध नहीं बचेगा। वो नियम, वो व्यक्ति इस आवश्यकता के बंधन से बाध्य है जिसके ऊपर कर्तव्य भंग का आरोप है। इसलिए दायित्व को मार्कवी जो डिफाइन करता है, मार्कवी डिफाइन करता है कि ये उस व्यक्ति की दशा का वर्णन है। दायित्व क्या है? उस व्यक्ति की दशा है, जिस व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना है, यानी जिसे कर्तव्य पालन करना था नहीं किया उसने, तो फिर उसकी जो दशा है, उस दशा को ही दायित्व कहते हैं। उसकी दशा क्या है? उसकी दशा यह कि अब उसे परिणाम भुगतना होगा, ये उसकी दशा है। ठीक है, ये इसकी दशा है, इसलिए इस दशा का वर्णन कानून में है और सामान्य भाषा में। कानून में तो दायित्व ये क्या हुआ? ये उस व्यक्ति की दशा का वर्णन हुआ जिसे कर्तव्य पालन करना था किंतु उसने नहीं किया। कानून में तो दायित्व उस बाध्यता का, ठीक है, नाम है, जो बाध्यता इस आवश्यकता से उत्पन्न है कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति द्वारा निर्मित कर्तव्य का आपने अपालन किया, इसलिए राज्य की प्रभुत्व शक्ति से निर्मित कानून को सम्मान दिलाने के लिए आपको बाध्य किया जाए कि आप परिणाम भुगतो। तो कानून में तो यह आवश्यकता का ऐसा बंधन है जो अपकारकर्ता के अपकार और उसके अकृत्य के बीच है। लेकिन भाषा में दायित्व के अन्य अर्थ भी समझे जाते हैं। कई बार वो व्यक्ति जिसे एक काम करने की शक्ति या क्षमता ये प्राप्त है, ठीक है ना, आपको क्षमता हासिल है कि आप अपने बच्चे के संबंध में कोई भी, उसके वेलफेयर के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं? ये मेरा दायित्व है कि हम आपके वेलफेयर में सोचें, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो दायित्व शब्द भाषा में उस व्यक्ति की स्थिति, ठीक है, जो कि किसी काम को करने की ताकत ये हासिल किए हुए है, उस व्यक्ति की स्थिति और उसकी स्थिति के अप्रभावित रहने का द्योतक भी हो जाता है। दायित्व से कई बार हम उस व्यक्ति की स्थिति, या यूं कहें उस व्यक्ति की अप्रभावित स्थिति को भी
अभिव्यक्त करते हैं जिसे कोई काम करने की ताकत ये मिली हुई है, चाहे कानून के नियमों के द्वारा और चाहे नैतिकता के नियमों द्वारा। दायित्व शब्द ऐसे भी उपयोग होता है भाषा में। वो व्यक्ति भी दायित्व के अधीन कहा जाता है जो किसी की शक्ति के अधीन है। और किसी की शक्ति के अधीन आप कब कहे जाते हैं, किसी की शक्ति के अधीन आप तब कहे जाते हैं जब वो आपकी स्थिति को परिवर्तित कर देने की हैसियत में है। जैसे तुम्हारी स्वतंत्र स्थिति है, हम तुम्हें जेल में भेज देने की स्थिति में हैं, तो आप मेरी शक्ति के अधीन हैं, ठीक है। या फिर आप दायित्वाधीन हैं, ये भी कहा जाएगा। दायित्वाधीन उस व्यक्ति के लिए भी शब्द प्रयोग होता है जो व्यक्ति किसी की शक्ति के अधीन है और उसने अपनी शक्ति के प्रयोग से उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। तो उसकी परिवर्तित स्थिति या उसकी स्थिति इस शक्ति के अगेंस्ट, इस शक्ति के सामने उसकी स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए भी दायित्व शब्द का प्रयोग यह होता है, ठीक है ना। हाफील्ड यह मानता है कि शक्ति इसके अधीन जो व्यक्ति है, अर्थात जिसकी स्थिति को कोई व्यक्ति अपनी शक्ति के प्रयोग से परिवर्तित कर सकता है, तो इसकी स्थिति लाभकर हो तो भी हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति दायित्वाधीन है, और इसकी स्थिति उसके शक्ति प्रयोग से अलाभकर हो जाए तो भी हम ये कहेंगे कि ये शक्ति के अधीन है उस व्यक्ति के। लेकिन आम समाज में जब किसी व्यक्ति को किसी की शक्ति के अधीन होने के कारण स्थिति का परिवर्तन यह प्राप्त होता है, तो समाज के लोग ये संदेश ग्रहण करते हैं कि उसकी स्थिति अलाभकर हुई है, ठीक है। कहते हैं ना वो दायित्वाधीन है, तो समाज में यह माना जाता है मानो जिसके दायित्वाधीन को बताया जा रहा है उसकी शक्ति के अधीन है और उसने इसकी स्थिति को अलाभकर बना दिया है, इसलिए दायित्वाधीन बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाफील्ड इसे नहीं स्वीकार करते। हाफील्ड कहते नहीं, शक्ति और दायित्व इसका संबंध है, और दायित्व का अर्थ है स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। अगर एक में शक्ति है तो दूसरे में दायित्व है, ठीक है। अब जब दूसरे में दायित्व है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरे की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। इस स्थिति को परिवर्तित अगर वो लाभदायक स्थिति में करता है तो भी इसे दायित्वाधीन ही कहेंगे, और अगर अलाभकर स्थिति में करता है तो भी दायित्वाधीन कहेंगे। समाज कहता है नहीं, अगर लाभकर करता है तो दायित्वाधीन नहीं कहेंगे, अगर अलाभकर करता है तो दायित्वाधीन कहेंगे। देखिए सामंत भी हाफील्ड से ही संतुष्ट है। और दायित्व इस शब्द का प्रयोग जब संकल्पना के रूप में होता है, ठीक है ना। कानून में अर्थ क्या है दायित्व का? कानून में अर्थ है बाध्यता या उस व्यक्ति की दशा जिसे कर्तव्य पालन करना है। कानून में अर्थ यह है, ठीक है। दायित्व का अर्थ यह है कानून में, ठीक है। समाज में इसका अर्थ क्या है? कानून में, समाज में इसके दो अर्थ हैं। दायित्व जो शब्द है इसके दो भावों में इसका प्रयोग होता है, दो सेंसेस में इसका प्रयोग होता है। एक उस व्यक्ति की स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए जिसकी स्थिति अप्रभावित है और उसे कुछ करने का हक है, ठीक है। वो कुछ करे और उसे उस करने की ताकत प्राप्त हो और उसकी स्थिति अप्रभावित रहे। जैसे कहते हैं कि भाई आपका कल्याण सोचना मेरा उत्तरदायित्व है, ठीक है। मेरा उत्तरदायित्व है, चूंकि मेरा दायित्व है आपका कल्याण सोचना, तो मेरी स्थिति अप्रभावित है और आपका कल्याण करना मेरी ताकत के भीतर है। कानून समाज में जो दायित्व शब्द का अर्थ है वो किसी व्यक्ति की शक्ति के अधीन के रूप में यह भी लिया जाता है कि कोई किसी की शक्ति के अधीन है और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और इसकी स्थिति को अलाभकर रूप से परिवर्तित कर दिया है, तब कहा जाता है ये उनकी शक्ति के अधीन है या ये दायित्वाधीन है। हाफील्ड मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चाहे लाभ में स्थिति परिवर्तित की जाए और चाहे
कहानी में। जैसे मेरी ताकत है कि हम आपको दान कर दें किसी चीज का, हमने आपको दान किया तो आदाता के तौर पर आपकी स्थिति तो लाभप्रद हुई, तो आम समाज आपको दायित्वाधीन नहीं मानेगा, आम समाज आपके लिए दायित्वाधीन शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, हाफिल्ड करेंगे, हाफिल्ड कहेंगे दायित्वाधीन है। क्योंकि वो सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की शक्ति के अधीन है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग उस व्यक्ति की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कर रहा है, तो उसकी स्थिति लाभकर हो या अलाभकर हो, वो उसके दायित्व के अधीन माना, उसकी शक्ति के अधीन होकर दायित्वाधीन माना जाएगा। सामान्य हाफिल्ड से सहमत है। दायित्व शब्द लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में, विधिक संकल्पना के रूप में जो प्रयोग होता है, तो हमने जैसा पहले कहा कि कॉन्सेप्ट जब भी उच्चारित किया जाएगा तो आपके दिमाग में कुछ परावर्तित, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट की विशेषता होती है। तो विधिक अर्थ में या विधिक लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में जब दायित्व शब्द का प्रयोग होता है तो लोग क्या अर्थ लेते हैं या आपके दिमाग में क्या रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है कि कोई कुछ करने को बाध्य है, कोई किसी को कुछ देने को बाध्य है, ठीक है, किसी के ऊपर कारावास जो निर्णित किया जा चुका है, कोई अर्थदंड इसके अधीन है, यानी कुछ करने के लिए विवश है कुछ। ये लीगल कॉन्सेप्ट में दायित्व का अर्थ ये लिया जाता है। समाज में दायित्व शब्द कई बार पेनाल्टी इसके लिए भी उपयोग होता है और ऋण आदि के लिए भी दायित्व शब्द का प्रयोग ये करते हैं। तो दायित्व के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, लेकिन हमारा जो मतलब है वो दायित्व के उस अर्थ से जो उसका अर्थ कानून में लिया जाता है, और कानून में जो उसका अर्थ लेते हैं वो उसका अर्थ है उस व्यक्ति की दशा जिसे कर्तव्य पालन करना था और उसने नहीं किया, या आवश्यकता द्वारा बाध्य व्यक्ति, ठीक है, आवश्यकता द्वारा बाध्य व्यक्ति जिसे बाध्य किया है विधि के नियमों ने कि चूंकि उसने विधिक दोष ये किया है इसलिए वो उस दोष के परिणामों को भुगते, ठीक है, ये आवश्यकता का बंधन है। और सामान्य इसी रूप में कहता है कि कानून में इसका अर्थ आवश्यकता के बंधन के रूप में लिया जाता है, वो आवश्यकता का बंधन जो अकृत्यकर्ता के अकृत्य और उसके द्वारा कृत अपकार के बीच मौजूद है। दायित्व का यह अर्थ है। दायित्व उत्पन्न होने का समाज में आधार क्या है, क्यों इसे उत्पन्न किया जाता है, या इसके उत्पन्न होने को न्यायोचित क्यों मानते हैं, इसके सोर्स क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है। कानून में दायित्व उत्पन्न होने के, समाज में दायित्व उत्पन्न होने का आधार क्या है और कानून में दायित्व उत्पन्न होने का आधार क्या है, आपराधिक दायित्व उत्पन्न होने का आधार क्या है, अकृत्य में दायित्व उत्पन्न होने का आधार क्या है। इन सब बातों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे।